हाई क्लास कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए हमने यहाँ पार्ट 1 अर्थात प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन के पार्ट 1 40 तक क्वेश्चन किए थे। क्योंकि उस समय भी हम बताए थे कि फ़ोन में स्टोरेज ज़्यादा नहीं रहने की वजह से क्लास मतलब छोटे-छोटे भाग में 30-30 प्रश्न करके ली जा रही है। क्योंकि आप सब लोग मौका दीजिए हमें, हम भी लाइव आकर के क्लास अंधाधुंध 6-7 घंटे आपको सेवा दे सकें। एग्ज़ाम से जस्ट पहले-पहले जैसे कि उस सेवा में जो चीज़ें कमज़ोर है आपका, सिर्फ़ वो आप कमेंट कीजिए कि नहीं सर मैथ के अगर कोई चैप्टर्स कमज़ोर है, इससे क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेंगे, वो सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उस चैप्टर का जितना बनेगा वीवीआई वो सब करवा दिया जाएगा। तो जिस तरीके से आप सब लोग बने हैं हमारे चैनल पे उसी प्रकार बने रहिए और एक छोटे से आप भाई बोलिए, सर बोलिए या चेला ही बोल दीजिए आप लोग, जो भी कीजिए लेकिन बशर्ते सपोर्ट कीजिए क्योंकि किसी के अंदर की अच्छाई को अगर आप देखना चाहते हैं तो पहले वहाँ पे कुछ ना कुछ समय देना होगा। क्यों? क्योंकि ये कहावत कही जाती है क्या कि अगर किसी भी बुक या किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए हमें उस व्यक्ति की बानी चाहिए और या उस बुक को समझना है तो उस बुक को पढ़ना पड़ेगा और जब तक आप हमारी बानी को नहीं सुन पाएंगे, आप हमारे पढ़ाए हुए चीज़ को नहीं देख पाएंगे, जब तक जज करना ये काफ़ी कठिन होती है कि ये पुस्तक जैसे रखी हुई है तो वो पुस्तक अच्छी है या खराब है वैसे पता नहीं चलेगा, उसको पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़कर कि कृपया बने रहें चैनल पे, दोस्तों के साथ भी दोस्तों को जोड़ें इस छोटे से परिवार से कि ताकि ये एक बड़ा परिवार का रूप ले सके। तो चलिए इसमें पार्ट 1 में हमने 40 तक प्रश्न किया था और अब यहाँ हम चलेंगे क्या 41 नंबर से और ये हमारा रहा क्वेश्चन और क्वेश्चन देखिए 41 नंबर प्रश्न क्या था। जैसे पार्ट 1 ये पार्ट 2 का होगा। कह रहा किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपरिवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। कहने का मतलब ये हो रहा है सर इसमें सपोज दैट इसे हम छोटा कर लेते हैं, पहले इस चीजों को समझिए और इसको समझने के लिए ये समझिए कि यहाँ का रहा एक लेंस है सर। सपोज दैट हम यहाँ मान लेते हैं कि एक लेंस बना लिए, ठीक है, और उत्तल लेंस बनाए हैं, ठीक है। अब उत्तल लेंस कहते किसको है? तो जाहिर सी बात जिसकी प्रवर्तक सतह क्या उभरी हुई हो, वैसे लेंस जिसका प्रवर्तक सतह उभरी हुई है उसे उत्तल लेंस कहेंगे। और अब रही अवतल लेंस, तो वैसे लेंस जिसका ये देखिए प्रवर्तक सतह धसी हुई है, प्रवर्तक सतह धसी हुई है उसे हम सब अवतल लेंस कहेंगे। अब हम यहाँ कोई भी लेंस ले लेते हैं, यहाँ ऑप्शन दिया नहीं है, हम अपने आप से में खुद एक लेंस मान लिए और लेंस मतलब जो भी प्रकाश की किरणें इससे क्या होगी, इससे जाएगी और इसे जाने के बाद वो कहाँ से गुजरेगी, तो वो फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। अर्थात कहने का मतलब लेंस हो या दर्पण हो, इसमें हम एक चीज पढ़े थे कि जब कोई किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर जाए और वो दर्पण के सतह हो या लेंस के सतह हो, वहां से टकराने के बाद वो फोकस से ही आएगी। यहां चीज जैसे यहां देख लीजिए, यहां जो लेंस के जगह आपको दर्पण भी कर दे, कंफ्यूज नहीं होना है। मेथड इतना ही है कि जब कोई प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर जाए और वह लेंस हो या दर्पण हो उसकी सतह पर से टकराने के बाद वह प्रकाश की किरणें अर्थात अपवर्तित होने के बाद वह उस लेंस या दर्पण के फोकस से होकर के गुजरती है। यही इस प्रश्न कह रहा था और इसका आंसर क्या हो गया? फोकस हो गया। इसीलिए 41 का सी हो गया। अब पहुंचते हैं सर 42 नंबर प्रश्न। क्या दिया है 42 नंबर प्रश्न? देखिए बहुत आसान, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। हमने जब डीपली क्लास लिए थे अर्थात प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन क्लास शुरू करने से पहले वस्तु को कहां रखना है, कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, जिसके बारे में हम बता चुके थे आपको, ठीक है। तो हम ये बताए थे ना वहां पर कि अवतल दर्पण में 6 जगह वस्तु को अलग अलग स्थानों पर रखी जाती है और उसके प्रतिबिंब 6 जगह अलग अलग बनते हैं। और साथ में ये भी बताए थे कि उत्तल दर्पण में मात्र 2 ही स्थिति ऐसे हैं जो वस्तु को कहां रखें और उसका प्रतिबिंब कहां प्राप्त होंगे, ठीक है। अब ये भी हम एक चीज बताए थे सर कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। इसमें एक एग्जाम्पल अक्सर हम बच्चों को लेकर के समझाते ये हैं, काल्पनिक बोले तो कल्पना। अगर हम अपने बारे में कल्पना करें तो कभी भी निगेटिव थॉट हमारे दिमाग में नहीं आएगी। कल्पना अर्थात ये करेंगे कि हमारे पास BMW आ जाए, अभी अंतरिक्ष में घूमने चले जाए, या आपके सपने जैसे हो, ये तो हम अपने सपने बता रहे हैं कि अंतरिक्ष में घूमने चले जाएं, BMW अपने पास एक हो, बहुत बड़ा बंगला हो, तो कभी भी कल्पना अगर जो करेंगे वो सीधा ही करेंगे। अपने आप के बारे में अगर कल्पना करेंगे तो वो हमेशा सीधा ही करेंगे। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा
सीधा प्रतिबिंब बनते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, क्योंकि वास्तव में तो एक उल्टे हैं। अब उल्टे ये है कि आपके सामने आके क्लास ले रहे हैं, चैनल पे व्यूवर्स नहीं है। अब काल्पनिक ये सपना देखे हैं कि चैनल पे एक अच्छे व्यूवर्स बनाए, अपना एप्लीकेशन खुद का बनाए, एक अच्छे टीचर्स के रूप हम भी ले सके। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा। और हम ये बोले थे कि उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होगी, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्राप्त होगी। अब यहां देख लीजिए, क्वेश्चन यही दिया है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो आप देख लीजिए सीधा और साथ में वस्तु से छोटा होगा। क्यों ऐसा, क्यों सर? तो हम उत्तल दर्पण में बोले दो ही स्थिति है जहां पे वस्तु को रख सकते हैं। एक वस्तु अनंत में रखेंगे, तो जो वस्तु अनंत में रखी जाएगी उसका प्रतिबिंब फोकस पे आके बनेगा। क्योंकि हमने तो कहानी आपको सुनाया था, अनंत नाम का एक लड़का पढ़ने में काफी फोकस करता था और खास में क्लास में बकर बकर भी करता था। तो इसीलिए जो वस्तु अनंत पे रखी रहेगी उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, जो वस्तु फोकस पे रहेगी उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। प्रभु इतना बता दीजिए, जो वस्तु अनंत पे रखी है प्रतिबिंब फोकस पे आके बन रही है, वस्तु दूर में रखल है प्रतिबिंब नजदीक आके बन रहा, वस्तु कैसा बनेगा? छोटा। इसीलिए तो ये दिया है, वस्तु छोटा बनेगा और साथ में सीधा बनेगा। क्वेश्चन आपके पास भी हो सकते हैं लिखे हुए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट उस चीज को कैसे समझना है, कैसे उस पर पकड़ बनाना है, ये कठिन हो जाती है। और इसके लिए हम जुड़े हैं आपके साथ, ठीक है ना? तो चलिए, ये भी प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ 42 का डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्या बड़े द्वारक के अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर एक बिंदु बिंब स्थित है जिसका एक प्रतिबिंब अनंत पर बनता है? ये बहुत अच्छा कि अगर कोई भी वस्तु फोकस पे रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। प्रश्न फिर यहां देखिए चेंज कर दिया, गोलीय विपथन के कारण और भी अन्य प्रतिबिंब है जो कहां बनेगी? जैसे कहने का मतलब यहां ये हो रहा है सर कि यहां जो हम अवतल दर्पण बनाए, अगली बार फोकस पे रखें, इसके बाद वस्तु को पी पर रखेंगे। अगर इसके बीच में कोई वस्तु रखी हुई है तो इस वस्तु का अर्थात फोकस और ध्रुव पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक और सीधा बनती है। काल्पनिक और सीधा बनती है, इसीलिए इसका आंसर ए होगा, काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे। यहां देखिए अवतल दर्पण में जो 6 कंडीशन बताए थे उसमें से हमने 5 कंडीशन का ये बताया था कि दर्पण के सामने बनेंगे और वह वस्तु वास्तविक और उल्टा बनेगी। बट अवतल दर्पण में एक कंडीशन बताए थे कि जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में अगर रखी है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगी, काल्पनिक और सीधा बनेगी। ये क्लास हमने प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन लेने से पहले ले चुके हैं। अगर आप सब लोग वो क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर के वो क्लास देख लीजिए, क्योंकि हम वो क्लास लेते समय ही बोले थे कि एग्जाम में इसके 3 4 5 प्रश्न बनते हैं और वो पूछे जाएंगे, वही एक प्रश्न बना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर पहुंचते हैं किस पर? 44 नंबर प्रश्न। देखिए 44 नंबर प्रश्न शायद ऊपर हम कर चुके हैं। गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या एफ और आर के बीच में क्या संबंध है? तो वहां बताया था एफ बराबर r/2। क्या दिया है? एफ बराबर r/2, या इसको इस तरफ दो भागा में है, इधर आ जाएगा गुणा में, तो 2f अर्थात 2f बराबर r, और इसका ये रहा r बराबर 2f, क्योंकि फोकस और वक्रता त्रिज्या में डायरेक्ट संबंध है, f बराबर r/2, और यहां दो भागा में था, इस तरफ आ गया गुना में, तो 2f बराबर r हो गया, और ये हमारा 44 कंप्लीट। अब पहुंचते हैं 45 नंबर प्रश्न की ओर। किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? हमने पहले ही बोला था कि दाढ़ी वगैरह बनाने में जो नाई की दुकान में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, और ये इसलिए करते हैं क्योंकि जब वहां पे हम जाएं तो हमारा चेहरा बड़ा दिखे, अर्थात वस्तु को छोटा से अगर बड़ा देखना है तो दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग हमें करना होगा, और इसका आंसर 45 का बी हुआ। अब पहुंचते हैं सर 46 नंबर प्रश्न। क्या दिया है 46 नंबर प्रश्न? किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, मतलब बोल रहा है क्या कि कोई भी किसी बिंब का अवतल दर्पण, बिंब बोले तो वस्तु, कोई भी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा
तथा बिंब से बड़ा पाया गया है वह वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। मात्र एक ही ऐसा कंडीशन है प्रभु, चिल्ला चिल्ला के हम बोल रहे हैं कि जब कोई वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनती है। और यही चीज ये पूछ दिया तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखी जाएगी, जो कि अवतल दर्पण का छठा कंडीशन यही था, अपवाद कंडीशन। ठीक है, इसीलिए 46 का क्या हो गया, डी हो गया। अभी पहुंचते हैं 47 नंबर प्रश्न। क्या दिया है 47 नंबर प्रश्न देख लीजिए। यदि समतल दर्पण को अभिलंब की दिशा में 5 सेंटीमीटर खिसका दिया जाए तो प्रतिबिंब खिसक जाएगा। देखिए क्या करा, समतल दर्पण अभिलंब मतलब ये सीधा है, ठीक है सर, सीधा है, इस दिशा में 5 सेंटीमीटर इसको खिसका दिया जाए, या तो 5 सेंटीमीटर आप इधर खिसका दीजिए तो प्रतिबिंब खिसक जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर इसका प्रतिबिंब भी खिसक जाएगा। जैसे जैसे इस बार यहां पर ये है, ठीक है, अब इसको हम यहां ले आए तो प्रतिबिंब भी जो यहां बन रहा था वो यहां आके बनेगा, बिंब में स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो 5 ही सेंटीमीटर उसके क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर 47 का ए हो गया। अब पहुंचते हैं 48 नंबर प्रश्न। क्या दिया है 48 नंबर प्रश्न, देखिए ये दे रहा सूर्य की किरणों को एक अवतल दर्पण के गौण अक्ष के समानांतर आपतित कराई जाती है तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी आधी दूरी पर एक समतल दर्पण अभिसारी किरणों को प्राप्त कर परावर्तित करता है तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होगा। सर आप आंख बंद कीजिए और डायरेक्ट समतल दर्पण द्वारा अगर बना प्रतिबिंब पूछ रहा है तो समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनेगी, ये चीज फोकस कीजिए और डायरेक्ट इसको आंसर टिक कीजिए। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा 48 का ए। अब पहुंचते हैं 49 नंबर प्रश्न। क्या दिया है 49 नंबर प्रश्न, देखिए क्या दिया है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की एफ होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देख लीजिए ना, एफ बराबर आर बाई तो वक्रता त्रिज्या की होती है आधी, क्योंकि 1/2 हो गया तो इसीलिए 49 का ए हो गया। अब पहुंचते हैं 50 नंबर प्रश्न। क्या दिया है 50 नंबर प्रश्न, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरणों का झुकाव अधिक होता है तो बैगनी रंग का। क्यों, क्योंकि इस तरीके से हम प्रिज्म बनाते थे, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं और इस तरीके से 7 रंगों में क्या हो जाता, विभक्त हो जाता है। नीचे से लिख देते थे क्या, बैजानी पिनाला, सबसे नीचे कौन सा है, ये जो प्रिज्म स्पेक्ट्रम, तो सबसे नीचे बैगनी रंग, तो इसका झुकाव किसका अधिक है, बैगनी रंग का झुकाव क्या अधिक है, तो 50 का डी हो गया। अब पहुंचते हैं 51 नंबर प्रश्न। क्या दिया 51 नंबर प्रश्न, तैलीय कागज होती, मतलब तेल, जैसे कागज एक है उसमें तेल लग गया, ठीक है, उसके बाद वो कागज पूछ रही है तैलीय कागज होती है तो पारभासी होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उससे प्रकाश की किरणें कुछ पार हो जाएगी और कुछ पार नहीं होगी। पारदर्शी पदार्थ वैसे जिसे प्रकाश पूर्ण रूप से पार हो जाए, अपारदर्शी जिसे प्रकाश पार नहीं होवे। लेकिन अगर कागज लगा मतलब तेल लगा कागज हमेशा पारभासी का कार्य करता है, आधे प्रकाश को पार करती है और आधे प्रकाश को पार ये नहीं करती है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अब पहुंचते हैं 52 नंबर प्रश्न। क्या दिया है 52 नंबर प्रश्न, देख लीजिए, किसी दर्पण से आप चाहें कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। अर्थात ये किस दर्पण की बात पूछ रही है, तो हम एक यही चीज ना बोले कि उत्तल दर्पण में तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता ही है, बट जो एक अवतल दर्पण जिसको हम फोकस और ध्रुव के बीच रखे थे उसका प्रतिबिंब भी सीधा प्राप्त होता है। अर्थात दर्पण दोनों है, क्योंकि अवतल दर्पण का एक स्थिति और उत्तल दर्पण की दोनों स्थिति में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होती है। इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, या तो उत्तल दर्पण ले लीजिए या समतल दर्पण ले लीजिए। अगर इसमें अवतल भी दिया होता तो अवतल भी हम लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन में समतल से सीधा, उत्तल से सीधा और एक स्थिति अवतल भी होती है जो कि लास्ट में हमने बताया था। तो इसीलिए इसका इस ऑप्शन के हिसाब से आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, अब पहुंचते हैं 53 नंबर प्रश्न। क्या दिया है 53 नंबर प्रश्न, देखिए, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगर वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो अवतल और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो उत्तल दर्पण। ठीक है, और इसको याद करने के लिए तो जैसे छोटा तो अवतल, अवतल और उत्तल, उत्तल में सबसे छोटा शब्द कौन सा है, उत्तल, इसीलिए इससे छोटा प्रतिबिंब। और ये बड़ा है क्योंकि 1 2 3 4 अक्षर का, इसीलिए इससे बड़ा प्रतिबिंब।
अवतल दर्पण से हमेशा बड़ा प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब की प्राप्ति हमें होती है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया है छोटा प्रतिबिंब तो उत्तल छोटा है, इसीलिए उत्तल आंसर हो गया।